हीट में हम लोग सबसे पहले कैलोरीमेट्री देखेंगे। हम लोग कैलोरीमेट्री का स्टडी कर चुके हैं, सिर्फ इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के बाद हम लोग आगे की तरफ हीट में कंटिन्यू करेंगे। तो हीट सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं हीट क्या होता है। हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट एनर्जी का वो फॉर्म है, हीट एनर्जी का एक फॉर्म है और वो तब तक ही हीट कहलाता है जब तक कि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। सिर्फ ट्रांसफर होने तक ही वो हीट है। जब ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा तो उसको हीट नहीं कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का जब तक ट्रांसफर होता रहता है तभी तक इसको हीट कहा जाता है। जब ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है हम लोग इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हाई टेम्परेचर बॉडी ए है, जब इसके कांटेक्ट में लो टेम्परेचर बॉडी बी आया तो हॉट टेम्परेचर से ये ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। तो हीट एनर्जी का वो फॉर्म जो जब तक ट्रांसफर करता है हम लोग तभी तक उसको हीट कहते हैं। जब एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चला जाता है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हीट का यूनिट होता है, हीट का यूनिट होता है, इसका यूनिट कैलोरी या जूल होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के करीब होता है। इसमें इसका यूनिट जो है वो कैलोरी और जूल दोनों है। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के करीब होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। दूसरा क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर आखिर में क्या बताता है? हम लोग मान लिए कि ये बॉडी हॉट है, इसका मतलब ये बॉडी हॉट है, किसी के तुलना में इसका हॉटनेस ज्यादा है, किसी के तुलना में इसका हॉटनेस ज्यादा होगा। हम लोग जब इस बॉडी को मान लिए कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये एक रॉड है, इसको किसी फर्नेस में यदि हम लोग डालते हैं, फर्नेस में डालने के बाद ये गर्म हो जाएगा, तो ये रॉड गर्म हो जाएगा और इस रॉड को जब हम लोग हाथ से पकड़ेंगे तो एक हॉटनेस हम लोगों को फील होगा, हम लोग को एक गर्मी का एहसास होगा। इसका मतलब है कि हम लोग को एक हॉटनेस फील होगा। इसी तरह यदि हम लोग मान लें कि ये आइस बॉक्स में यदि इस बॉडी को रख दिया जाए, इसके बाद यदि इस बॉडी को यदि हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग को कोल्डनेस फील होगा। तो हॉटनेस या कोल्डनेस हम लोग को जो फील होगा, तो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ज्यादा यदि गर्म है तो ज्यादा हॉटनेस फील होगा, यदि बॉडी कम गर्म है इसका मतलब ये बॉडी कम हॉटनेस फील होगा। इसी तरह यदि ये बॉडी ठंडा है
तो कोल्डनेस कम फील होगा, और यदि ज्यादा ठंडा है इसका मतलब है कि ये कोल्डनेस जो है ज्यादा फील होगा। हम लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर में किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस आखिर किस कारण से होता है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा या उतना कम है। तो जो बॉडी ज्यादा हॉट है, ज्यादा गर्म है, जो बॉडी ज्यादा हॉट है या ज्यादा गर्म है इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और कोई बॉडी हम लोग को कोल्ड फील हो रहा है इसका मतलब है कि कोल्ड फील हो रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। हम लोग अब देखना चाहते हैं कि ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस और किसी बॉडी का जो मेजर होता है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस जो किसी बॉडी का मेजर होता है वो टेम्परेचर के टर्म में होता है। यदि हम कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब बॉडी ज्यादा हॉट है, और यदि टेम्परेचर कम है मतलब कम हॉट है। तो टेम्परेचर ज्यादा फील कम होगा। तो यदि कोई बॉडी हॉट है तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस सॉलिड बॉडी का बात करें तो यदि ये गर्म होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल मोशन तेज हो जाएगा। हम लोग जब इसको हाथ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल मोशन है उसके कारण हमारे हाथ के मॉलिक्यूल से इस बॉडी का मॉलिक्यूल टकराएगा। तो जब बॉडी का मॉलिक्यूल हाथ के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो ये बॉडी का मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर करेगा हाथ के मॉलिक्यूल को, और जब हाथ का मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा तो हाथ का मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और हाथ का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो हाथ का मॉलिक्यूल क्या होगा, हाथ का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब हाथ हम लोग को गर्म फील होने लगेगा। तो असल में क्या होता है, जब भी हम लोग किसी गर्म बॉडी को, किसी भी ज्यादा टेम्परेचर वाले बॉडी को यदि पकड़ते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मोशन के कारण हम लोग के हाथ के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलता है, और जब हाथ के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा तो हम लोग को ये बॉडी हॉट फील होगा। और यदि ये कोल्ड बॉडी रहता तब क्या होता, हाथ के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तेज होता, हाथ के मॉलिक्यूलर मोशन का वाइब्रेशन ज्यादा तेज होता इस बॉडी के मॉलिक्यूलर मोशन के साथ। हाथ का मॉलिक्यूल इस बॉडी के मॉलिक्यूल से टकरा करके हाथ का मॉलिक्यूल जो है इस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता। तो जब हाथ का मॉलिक्यूल इस बॉडी को एनर्जी देता तो हाथ का मॉलिक्यूल क्या होता, हाथ का मॉलिक्यूल जब इस बॉडी के मॉलिक्यूल से टकरा करके एनर्जी देता तो हाथ जो है वो एनर्जी लूज करता, जिसके कारण हम लोग को ठंड फील होता। तो टेम्परेचर किसी भी बॉडी का जो हम लोग को फील होता है, हम लोग को किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर फील होता है उसका कारण है मॉलिक्यूलर मोशन। तो ये जो बॉडी हॉट रहेगा उस बॉडी का मॉलिक्यूलर मोशन हाथ के मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा। जब बॉडी कोल्ड रहेगा तो हाथ का मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा फास्ट होगा, वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा फास्ट होगा, तब हाथ का मॉलिक्यूल बॉडी के मॉलिक्यूल को एनर्जी देता। तो टेम्परेचर सिर्फ मेजर करता है बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को, और हॉटनेस और कोल्डनेस किस बॉडी का ज्यादा या कम होगा, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मोशन तेज, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम मतलब उसका मॉलिक्यूलर मोशन कम होगा। हम लोग अब देखते हैं थर्मल कैपेसिटी।
कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी गिवन बॉडी का, कोई दिया हुआ बॉडी है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत होगा उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हम लोग एक बॉडी लिए, हम लोग ये 1 लीटर या 1 केजी वाटर लेंगे। हम लोग 1 लीटर वाटर लेंगे तो हम लोग 1 लीटर या 1 केजी वाटर लेंगे, उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ाना है। उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ाना है। उसके लिए जितना ज्यादा हीट का जरूरत होगा, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत होगा उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी मतलब जिसका मास फिक्स हो, तो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ता है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, हम लोग उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। तो कोई भी गिवन बॉडी है, जैसे हम लोग मान लिए 5 केजी पानी है, हम लोग 5 केजी पानी ले लिए, तो 5 केजी पानी का हम लोग गर्म किए 100 डिग्री से। 100 डिग्री 5 किलो पानी का 100 डिग्री से गर्म करने के लिए 10 जूल हीट का जरूरत पड़ा। तो 1 केजी पानी का 5 केजी पानी का 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को 10 जूल का जरूरत पड़ा। तो 1 केजी पानी का 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ेगा? 100/10 मतलब 1 जूल का जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब 1 जूल जो हो गया इसका हीट कैपेसिटी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी के, किसी भी गिवन बॉडी का जिसका मास फिक्स है, उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी जिसका मास फिक्स है, उसका मास ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। मान लीजिए कि यही बॉडी है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए, इसका मास फिक्स, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने के लिए 10 जूल हीट का जरूरत पड़ा। तो इसी का 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 जूल का जरूरत पड़ेगा। तो इस बॉडी का हीट कैपेसिटी हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर हमको बढ़ाना है उतना ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतना ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतना ज्यादा हीट का जरूरत। तो डेल्टा क्यू बराबर हो गया C गुना, ये प्रोपोर्शनैलिटी को यदि हम लोग हटा दिए तो एक कांस्टेंट आ गया, इसमें कांस्टेंट C बराबर आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा। तो इसका C का जो यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सी,
जूल पर डिग्री सी या जूल पर केल्विन। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 केल्विन से टेम्परेचर या 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल गया, यहां से हम लोग को पता चल गया हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। सिंपली मीनिंग समझना है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, रटने का जरूरत नहीं है। कोई भी गिवन मास का बॉडी होगा, उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए हम लोग को इस बॉडी के अंदर जितना हीट डालने का जरूरत पड़ेगा, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग इस बॉडी का थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहेंगे। देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 kg बॉडी का 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 kg बॉडी का 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को बॉडी में जितना हीट का जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुआ, 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को बॉडी में जितना हीट देने का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो मान लिए कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने पर, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने पर, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर मान लिए कि डेल्टा थीटा से बढ़ा। बॉडी का टेम्परेचर यदि फिक्स है, यदि बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं, बॉडी का यदि मास फिक्स है, फिक्स है 1 लीटर पानी लिए उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाना है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ेगा। सिमिलरली यदि हम लोग 2 लीटर वाटर ले लिए उसके टेम्परेचर को यदि 2 डिग्री से बढ़ाना हो हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ेगा। सिमिलरली यदि हम लोग 3 लीटर पानी ले लिए, 3 kg पानी भी ले सकते हैं तो 3 kg पानी लिए उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट देने का जरूरत पड़ेगा, हम लोग को ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देने का जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब मास यदि हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यदि हम लोग मास को बढ़ाते जा रहे हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ाना, 1 kg पानी लिए, ठीक है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ा, हम लोग जो है 2 kg पानी लिए उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ा। सिमिलरली 3 kg पानी लिए उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ा। सिमिलरली 5 kg पानी लिए उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ा। तो लगातार जो है जितना अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोग को हीट देने का जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब है सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग चाय बनाने के लिए यदि थोड़ा सा पानी लेते हैं तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन यदि हम लोग खाना बनाने के लिए हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी लेते हैं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने में ज्यादा देर लगता है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर यदि हमको सेम बढ़ाना हो और यदि सब्सटेंस का मास यदि
सब्सटेंस का मास बढ़ाते जाएंगे तो सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतना ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू ज्यादा, इसका मतलब है डेल्टा क्यू हम लोग को ज्यादा तब देना पड़ेगा जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मास फिक्स, तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। हम लोग अब क्या करते हैं, मास फिक्स कर देते हैं, 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी। फिर क्या करते हैं हम लोग, तो 1 लीटर पानी मास फिक्स कर दिए। तो मास फिक्स कर दिए तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना हुआ उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। हम लोग अब क्या करते हैं, मास वैरी कर देते हैं। मास वैरी कर देंगे तो टेम्परेचर सेम बढ़ाने के लिए जिसका मास ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो यहां से आ गया कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो दोनों को यदि हम लोग यहाँ पर क्या फिक्स है, यहाँ डेल्टा थीटा फिक्स है। इसका मतलब है जब हम लोग सेम टेम्परेचर हम लोग रेंज बढ़ाना चाहेंगे, सेम टेम्परेचर रेंज बढ़ाना चाहेंगे तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा थीटा हो गया। हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे, डेल्टा क्यू बराबर इसका हो गया एमएस डेल्टा थीटा। एस को क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर ही एस क्या कहलाता है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। एस इज कॉल्ड specific heat capacity of body। तो अब हम लोग को डिफाइन करना है एस को। हम लोग एस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं। हम लोग जिस चीज को डिफाइन करना हो, यदि वो टर्म यदि किसी फॉर्मूला में इन्वॉल्व हो जाए तो डेफिनेशन बनाना आसान हो जाता है। हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखे, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में कर दिए। तो यदि हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है तो डिनोमिनेटर को 1 कर देंगे। हम लोग डिनोमिनेटर को 1 कर दे रहे हैं कि m का वैल्यू यदि 1 kg है, साथ में डेल्टा थीटा यदि 1 केल्विन या 1 डिग्री सी है, ठीक है। तो S बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू। इसमें आ गया S बराबर डेल्टा क्यू। तो 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए हम लोग को जिस अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ता है उसी को उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का आवश्यकता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सी। इसका जूल पर केजी पर डिग्री सी या पर केल्विन।
तो 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ेगा उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जो किसी बॉडी के 1 केजी को, वो किसी बॉडी के 1 केजी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से या 1 केल्विन से बढ़ा दे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल का कौन सा वैल्यू है, तो किसी भी मटेरियल का 1 केजी का बॉडी ले लेंगे, उस 1 केजी बॉडी का 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी में डालना पड़ेगा, तो वो अमाउंट ऑफ हीट ही क्या कहलाएगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस सब्सटेंस या बॉडी का कहेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए वाटर के अंदर 4200 जूल हीट दिया गया। तो वाटर के अंदर यदि हम लोग 4200 जूल हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ जाएगा। तो वाटर के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए हमको 4200 जूल का आवश्यकता है। इसका मतलब है कि वाटर का हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केजी या 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए 1 केजी सब्सटेंस का बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत है उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए क्या वैल्यू होगा, तो बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि 4200 जूल एनर्जी को हम लोग यदि 1 केजी वाटर में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो अब हम लोग को एक वैल्यू याद रखना है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कितना होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल होता है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसी तरह वाटर का हम लोग डिग्री में भी लिख सकते हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसी तरह वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी। तो ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट फ्लो का मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हीट फ्लो का मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो
जो हीट का फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी के, जिसमें हम लोग हीट फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, और वो हीट फ्लो वन बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा हो। तो वो ब्रांच फिजिक्स का वो ब्रांच, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग जिसमें पढ़ते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट के फ्लो के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। से एक हॉट बॉडी है, इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। सेकेंड जो है ये एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है। जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में को कनेक्ट कर देंगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के तरफ हीट का फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब है एक बॉडी एनर्जी लूज करेगा, इसमें दूसरा बॉडी एनर्जी गेन करेगा। तो यहां एक बॉडी एनर्जी लूज किया, दूसरा बॉडी एनर्जी गेन किया। तो कैलोरीमेट्री में पढ़ा जाता है कि एक बॉडी जितना अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगा, दूसरा बॉडी उतना ही अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। मतलब एक बॉडी में से जो एनर्जी निकला वही एनर्जी दूसरे बॉडी में चला जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपली बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। इसका मतलब एक बॉडी यदि हीट लूज करेगा तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट दूसरा बॉडी गेन करेगा। हम लोग को अब देखना है वाटर इक्विवेलेंट। किसी बॉडी के अंदर जितना हीट कैपेसिटी, किसी बॉडी के अंदर जितना हीट रखने का कैपेसिटी है, उस सारे अमाउंट ऑफ हीट के बराबर वाटर के जितने मास में, वाटर के जितने मास में हम लोग उस अमाउंट ऑफ हीट को देते हैं, तो वाटर के जितने मास में हम लोग उस अमाउंट ऑफ हीट को देते हैं जिससे कि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ जाए, तो वाटर का वो अमाउंट ऑफ मास, वाटर का वो अमाउंट ऑफ मास ही इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो जितना हीट कैपेसिटी किसी बॉडी के अंदर है, जितना हीट कैपेसिटी, उस सारे अमाउंट ऑफ हीट को के बराबर हीट हम लोग वाटर के जितना मास में देने से उस वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ जाता है। तो वाटर का वो अमाउंट ही उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है? तो वाटर किसी बॉडी का जो हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी कितना होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है। इसका मतलब 1 kg बॉडी का हीट कैपेसिटी S है, तो इस m kg का हीट कैपेसिटी कितना होगा? इसका हीट कैपेसिटी C बराबर हो जाएगा ms।
4200 जूल, 4200 जूल अमाउंट ऑफ हीट। यदि हम लोग देंगे पानी में, तो पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा देगा। कितना केजी मास का? तो 1 केजी मास का बढ़ा देगा, 1 केजी ऑफ वाटर। इसका मतलब है 1 केजी वाटर का 1 केल्विन से टेम्परेचर कौन बढ़ा देगा? 4200 जूल। 4200 जूल को यदि हम लोग 1 केजी पानी में डालेंगे तो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ा देगा। तो 1 जूल से हम लोग यदि 1 जूल अमाउंट ऑफ हीट दे देंगे तो 1 केल्विन से किसके कितना मास ऑफ वाटर का हीट बढ़ा देगा? तो 1/4200 केजी ऑफ वाटर का बढ़ा देगा। तो इस बॉडी के अंदर हीट कितना है? इसके अंदर हीट कैपेसिटी है ms। तो ms अमाउंट ऑफ हीट कितना केजी वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा देना है? ms/4200 केजी ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो ms/4200 केजी ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट, ये वाटर इक्विवेलेंट किस चीज में हो गया? किस चीज के लिए ये वाटर इक्विवेलेंट है? वाटर किस चीज के लिए इक्विवेलेंट है? तो वाटर का ये अमाउंट उतना ही हीट रखने के लिए इक्विवेलेंट है जितना कि इस बॉडी के पास है। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को यदि वाटर ले लेता है तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाता है। तो 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ेगा? 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए इस बॉडी के अंदर जितना हीट है, हीट कैपेसिटी है, उस हीट कैपेसिटी के हीट के बराबर पानी के अंदर यदि हम लोग डाल देंगे तो वाटर का कितना केजी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा दिया जाता है? ms/4200 केजी पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा देगा। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के पास जितना हीट कैपेसिटी है, सारे अमाउंट ऑफ हीट को वाटर के जितना मास में देने से उसका टेम्परेचर यदि 1 केल्विन या 1 डिग्री सी से बढ़ता है तो वाटर का वो अमाउंट उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट हो गया। मैटर का 4 फेज या 4 स्टेट होता है जनरली। सॉलिड, उसको गर्म करेंगे लिक्विड, उसको गर्म करेंगे गैस, उसको और ज्यादा गर्म कर देंगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा तो आयनिक, सारा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा। जितना गर्म करेंगे एक समय ऐसा आएगा सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उस स्टेट को हम लोग आयनिक या प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं। तो मैटर को जैसे जैसे गर्म करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में जाएगा, फिर गैस से आयनिक या प्लाज्मा स्टेट में जाएगा। हम लोग के पास वैक्स है, मोम का टुकड़ा है, हम लोग के पास वैक्स है, इसका मतलब मोम का टुकड़ा है। इसको हम लोग बर्नर से गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। शुरू में क्या होगा, ये मोम पिघलेगा नहीं, शुरू में सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। थर्मामीटर का सिर्फ पारा जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग में हम लोग को सिर्फ
वैक्स का हम लोग को सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, फिर वो पिघलना स्टार्ट करेगा। जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड में पिघल नहीं जाएगा टेम्परेचर फिक्स दिखेगा। फिर भी हीट सप्लाई करते रहेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर, लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब है लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन फेज अभी चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे ये लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भी हीट देते रहेंगे। फिर ये लिक्विड वैक्स किस में बदल जाएगा, वेपर में बदलने लगेगा। और जब वेपर में बदलने लगेगा फिर टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। धीरे धीरे गर्म करते रहेंगे, सारा लिक्विड वैक्स वेपर में बदल जाएगा। हम लोग कंटेनर को, हम लोग जो है क्लोज कंटेनर के अंदर वैक्स को रख करके हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो हम लोग क्लोज कंटेनर के अंदर वैक्स को गर्म कर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लोज कंटेनर के अंदर वैक्स को गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है, हम लोग वैक्स को क्लोज कंटेनर में लिक्विड वैक्स को गर्म किए, धीरे धीरे वेपर में बदला और सारा लिक्विड वैक्स वेपर में बदल गया। इसके बाद भी यदि कंटेनर के अंदर वो वैक्स, कंटेनर के अंदर वो वेपर है और यदि हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वेपर का मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा और वो वेपर किस में बदलने लगेगा, धीरे धीरे आयन में बदलने लगेगा। तो क्या हो रहा है, शुरू में वैक्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा। फिर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद वैक्स पूरी तरह से पिघल जाएगा। उसके बाद भी गर्म करेंगे, क्या होगा, उसके बाद गर्म करेंगे तो अब क्या होगा, उसके बाद भी गर्म करेंगे लिक्विड में बदलने के बाद। तो अब यदि गर्म करेंगे तो लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और लिक्विड वैक्स का जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तब क्या होगा, तो लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भी यदि हम लोग उसको गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, लिक्विड वैक्स वेपर में बदल जाएगा। फिर जब पूरा लिक्विड वैक्स वेपर में बदल जाएगा, उसके बाद भी गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, वेपर, उसके बाद भी गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, वेपर या गैसियस वैक्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और आयनिक या प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। तो यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं हीट कर्व। हीट कर्व हम लोग किसका हीट सप्लाइड और टेम्परेचर का ग्राफ खींच रहे हैं। हीट सप्लाइड और टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई जो कर रहे हैं वो कांस्टेंट रेट से कर रहे हैं। तो सॉलिड वैक्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा, फिर सॉलिड वैक्स जो है ये लिक्विड में बदलने लगा, फिर ये लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर क्या होगा, लिक्विड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फिर ये लिक्विड वैक्स वेपर में बदलने लगेगा, फिर ये वेपर में कंप्लीटली बदल जाएगा। उसके बाद भी गर्म करते रहेंगे तो इस वेपर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, हीट सप्लाई करते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ते रहा, फिर जब ये अपने बॉइलिंग, फिर ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, उसके बाद भी हीट सप्लाई करते रहेंगे तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा।
फिर लिक्विड को यदि हम लोग और गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर भी लिक्विड को गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। जब लिक्विड अपने वेपोराइजेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद यदि भी हम गर्म करते रहेंगे तो ये लिक्विड धीरे धीरे गैस में बदलने लगेगा। फिर भी गर्म करते रहेंगे तो अब क्या होगा, इस गैस या वेपर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। हम लोग देखते हैं लैटेंट हीट क्या है। लैटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को किसी सब्सटेंस को देने पर, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, लैटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस अमाउंट को किसी भी बॉडी को देने पर उसके यूनिट मास का फेज बदल जाए, उसका स्टेट बदल जाए। तो जैसे डेल्टा क्यू अमाउंट, जितना ज्यादा, मान लीजिए कि एक आइस का टुकड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको पानी में बदलने के लिए उतना ही ज्यादा हमको हीट देना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे, एल एक कांस्टेंट आएगा, इसमें एल बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई एम, इसका मतलब जूल पर केजी। तो यूनिट केजी का, यूनिट अमाउंट का, तो यूनिट अमाउंट के मास का, यूनिट अमाउंट यदि 1 केजी मास ले ले तो एल बराबर आ जाएगा डेल्टा क्यू। मतलब यूनिट अमाउंट ऑफ मास 1 केजी मास का फेज बदलने के लिए, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में बदलने के लिए या गैस से वेपर में बदलने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ता है उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। तो आइस का लैटेंट हीट होता है 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। तो 3.36 गुना 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब आइस का 1 केजी लेंगे, उसको पिघलाने के लिए हम लोग को इतना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ेगा। इसी तरह स्टीम है, स्टीम को यदि हम लोग ठंडा करेंगे 1 केजी स्टीम को ठंडा करेंगे तो 2.25 × 10⁶ जूल हीट का जरूरत पड़ेगा। तो यदि हम लोग स्टीम को ठंडा करेंगे तो 1 केजी स्टीम को ठंडा करने पर हम लोग को इतना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को मिलेगा। या 1 केजी पानी को स्टीम में बदलना हो तो हम लोग को 2.25 × 10⁶ जूल हीट का जरूरत पड़ेगा। तो लैटेंट हीट क्या है, फेज बदलने के लिए, फेज मतलब अवस्था बदलने के लिए, कितना मास का, 1 केजी। तो 1 केजी आइस को पानी में बदलने के लिए, 1 केजी पानी को स्टीम में बदलने के लिए हम लोग को जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट।